गुड मॉर्निंग लाल एवं लालियों। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स और स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज बेहतरीन मजा आएगा। कुछ हम स्टैटिक देखेंगे इसमें। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, यह घटना किस गोलार्ध में होती है? यह घटना किस गोलार्ध में होती है ये आपको बताना है। इसमें उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, किस गोलार्ध में ये घटना होती है ये आपको बताना है। 21 जून आप जानते हैं 21 जून को क्या है? 21 जून को विश्व योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे बनता है। तो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्या विशेष है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनाया है कि उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, किस हेमिस्फीयर में 21 जून का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहले 21 जून के बारे में देखते हैं। देखिए 21 जून को क्या है, 21 जून को क्या बनता है? इंटरनेशनल योगा डे। अभी चर्चा में ज्यादा क्यों बना? क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने योगा का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। और 21 जून को क्या पड़ता है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति के साथ योग दिवस शुरू होता है। ठीक है ना। 21 जून को क्या पड़ता है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति। कैसे पड़ती है अभी बताऊंगा मैं आपको। और ये योगा दिवस आप जानते हैं कब अपनाया गया? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की 69वें सभा में इसे अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे कब अपनाया? 11 दिसंबर 2014 को। उसका जो 69वां अधिवेशन चल रहा था उसमें इसे अपनाया गया। ठीक है। इस दिन क्या पड़ता है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति पड़ती है, उसी के साथ योगा की शुरुआत की जाती है। देखिए किस तरीके से पड़ती है वो अपन समझते हैं। देखना, ये है क्या? सन, और ये है क्या? अर्थ। अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण से सन की 3 स्थिति बनती हैं। आप जानते हैं पृथ्वी पे यहां पर एक रेखा, 2 और ये 3, ये हो जाती है, ये 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये इसको कहते हैं हम क्या? कर्क रेखा, कैंसर लाइन। ठीक है ना। इसको कहते हैं अपन मकर रेखा, कैप्रिकॉन। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। अब जो सूर्य की स्थिति है, वो किस तरीके से पड़ती है? देखो सूर्य इस पे लंबवत होता है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस तरीके से एंगल बनता है। इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी सूरज इस रेखा से लेकर इस रेखा तक के बीच में रहता है। यहां से जाएगा यहां तक, यहां से आएगा यहां तक। तो आप देख रहे हैं इस पे 2 बार आता है। तो इस पे जब 90 डिग्री एंगल कब बनाता है? वो 21 जून को। ठीक है ना। इस पे 90 डिग्री कब बनाता है? 22 दिसंबर को। देखिए यहां से इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर यहां से लौटेगा तो इस पे आएगा, इस पे आएगा। तो इस पे 2 बार होकर गया। कब कब होता है? एक तो जाता है इस पे 21 मार्च को, और एक आता है 23 सितंबर को। तो सूरज कर्क रेखा पर कब 90 डिग्री का एंगल बनाता है? 21 जून को।
सूरज कब मकर रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है? 22 दिसंबर को। सूरज कब भूमध्य रेखा पर इक्वेटर लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है? तो 2 तारीख को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अच्छा, अब होता क्या है देखिए, क्वेश्चन था 21 जून का, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन बड़ा रात छोटी, दिन बड़ा रात छोटी होती है इस समय, ठीक है ना। तो अब जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए आप। 21 जून साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर क्या होगा? इस पे जस्ट उल्टा कर दीजिए। यहां दिन बड़ा हो रहा था तो यहां दिन क्या हो जाएगा? दिन छोटा और रात बड़ी, क्योंकि यहाँ ठंडे पड़ रही होंगी, हमारे इधर गर्मी है तो इधर ठंडे पड़ रही होंगी, और ठंडों में रात बड़ी होती है। आपने सुना होगा दिन छोटे होते हैं। तो देखिए साउथ हेमिस्फीयर में ऐसा कुछ हो रहा होगा। साउथ हेमिस्फीयर समझिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा? दिन छोटा और रात बड़ी। आप जानते हैं हमारे इधर ठंडे आती है तो उसमें भी क्या होता है? दिन छोटे रात बड़े। क्लियर? अब इधर देखिए क्या हो रहा होगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा? दिन छोटे रात बड़ी। ठीक है ना। 22 दिसंबर साउथ हेमिस्फीयर, दिन बड़े, गर्मी पड़ने लगेंगी यहां पर, दिन बड़े रात छोटी, ये होने लगा। सूरज जिस लाइन पर होगा वहां हमेशा दिन बड़ा होगा, क्योंकि सूरज से रोशनी होती है तो दिन बड़ा होना ही है उसका। तो अगर सूरज यहां है तो यहां दिन बड़ा है, सूरज यहां है तो दिन बड़ा है, ठीक है ना। यहां सूरज कब होता है? 22 दिसंबर को। तो सूरज की स्थिति इस तरीके से चलती है, अगर यहां से चलेगा तो इस तरीके से चलेगा और इस तरीके से लौट के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस पे यहां 2 बार आया कि नहीं आया? जाने में और आने में। यहां से गया और यहां लौटकर आया है, इस पे गया, यहां से आया, इस तरीके से। तो इस पे 2 बार आया कि नहीं आया? आप जानते यहां कब आएगा? 21 जून को आया। यहां कब आता है? यहां से किस शुरुआत को? 22 दिसंबर को होता है। ये 2 डेट पड़ती हैं, एक पड़ती है कब? 21 मार्च, और एक कब पड़ती है? 23 सितंबर को, ठीक है ना। अब देखना इधर हमने इसकी स्थिति देख ली, कर्क और मकर रेखा की स्थिति देख ली हमने। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा? देखिए यहां पर क्या होगा? दिन और रात दोनों बराबर होंगे, मतलब 12-12 घंटे के होंगे। ये स्थिति बनती है यहां पर। दिन और रात 12-12 घंटे के पड़ते हैं, मतलब बराबर बराबर टाइम के होते हैं। कहां पर? भूमध्य रेखा पर, मतलब इस पर दिन रात बराबर। क्लियर है? तो ये स्थिति बनती है किसकी? इन तारीखों को सूरज, आप जानते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री का एंगल बनता है 21 जून को। वो भी एक विशेष स्थान पर बनता है। आपने उज्जैन का नाम सुना होगा। उज्जैन में आपने मंगलनाथ पे सूरज 90 डिग्री का एंगल बनाता है 21 जून को, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखना 21 जून नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ में। क्वेश्चन में था दिन बड़ा रात छोटी कब होती है? 21 जून को होती है। कौन से हेमिस्फीयर में हो रही है? आप जानते हैं इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला, इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला जो है ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है क्या? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। ये हो जाता है क्या? दक्षिणी गोलार्ध। साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर।
तो ये जीरो इक्वेटर लाइन हो गई। अगर इस लाइन को हम इस तरीके से खींच देते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो इसे कहेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध, और ये जो वाला भाग होगा ये कहलाएगा क्या, पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये गोलार्ध आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी की गति के कारण होता है, सूरज की गति के कारण नहीं होता है। ये किसकी गति के कारण ये सब बन रहा है, ये पृथ्वी की गति के कारण बन रहा है, सूरज की गति के कारण नहीं बना कि सूरज यहाँ से यहाँ तक जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी घूम रही है, इसके चक्कर लगा रही है, खुद के अक्ष पे घूम रही है, इस कारण से ये स्थिति बनती है। क्लियर हुआ। देखिए इसमें और आगे भी हम और चीज देखते हैं। अब ये सूरज है, ये पृथ्वी है, तो आप देख रहे हैं पृथ्वी की सूरज से दूरियों को देखिए। आप यहां पर दूरी देख रहे होंगे, ये सबसे ज्यादा है, यहां देख रहे होंगे ये सबसे कम है। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच की एक दूरी कहलाती है जिसे हम कहते हैं औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस। ये आप औसत दूरी देख रहे होंगे, ये है औसत दूरी, औसत दूरी। ये है सर्वाधिक दूरी, ये न्यूनतम दूरी, समझ में आ रहा है। तो तीन दूरी देखी हमने, सर्वाधिक, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं। अब हम देखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता होगा, मिनिमम कितना होता होगा, तो फिर एवरेज कितना होता होगा। और इन दूरी के हिसाब से इनको नाम भी अलग अलग दिया जाता है। तो देखते हैं इनका कौन कौन सा नाम होता है और क्या क्या इनके नाम कहलाते हैं। तो देखिए सर्वाधिक दूरी होती है, ये सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये एवरेज डिस्टेंस हो जाता है कितना, 14.70 करोड़ किलोमीटर। चौदह दशमलव 26 करोड़ किलोमीटर, ये इसका एवरेज डिस्टेंस हो जाता है। इसी एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस औसत दूरी को कहते हैं हम खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं। खगोलीय दूरी का उपयोग काय में किया जाता है, देखना जिन ग्रहों की दूरी सूर्य से, जो प्लेनेट है, जो ग्रह, उसकी दूरी एक खगोलीय दूरी के बराबर होती है, तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि उस पर जीवन संभव हो सकता है। खगोलीय दूरी का मतलब कैसे लगाया जाता है, अगर किसी ग्रह की एक खगोलीय दूरी है तो उसका मतलब है उस पर जीवन संभव है, क्योंकि हम सूर्य से एक खगोलीय दूरी पर है, हम पे हमारे इधर जीवन संभव है। तो जो ग्रह सूर्य से एक खगोलीय दूरी पर होगा उस पर जीवन संभव होगा, तो खगोलीय दूरी से ये पता चल जाता है। अब देखना इधर, ये जो सर्वाधिक दूरी है इसे हिंदी में कहते हैं क्या, अपसौर, इंग्लिश में कहते हो एपीहिलियन। एपीहिलियन कहते हैं, अपसौर। न्यूनतम दूरी जो होती है इसे कहते हैं उपसौर, पेरिहिलियन। ठीक है ना। याद रखने का तरीका क्या है, देखो अप मतलब ऊपर, मतलब सबसे बड़ा, उप मतलब उप प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति मतलब छोटा, तो जो बड़ा है तो अप, छोटा है तो उप। इंग्लिश में भी आप देना एपीहिलियन, ए से, ए पहले आता है तो बड़ा है। पेरिहिलियन पी, पी मतलब पीछे, तो ये बाद में आता है, तो इसे याद रखना। अच्छा, इनकी तारीख कब कब होती है, कि सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी है वो कब होती होगी, तो इसका भी आप ध्यान रखना कैसे होती होगी। देखो ये दूरी ज्यादा है तो देखो कैसे, ये पड़ती है 4 जुलाई को, ठीक है ना, ये पड़ती है 3 जनवरी को। 4 और 3 को देखो, ज्यादा है तो ज्यादा मान है, कम है तो कम मान है। महीने भी ध्यान कैसे रखो, जो ज्यादा है हम 4 में 4 ही अक्षर है, 3 में 3 ही अक्षर है।
तो 3 जनवरी, 4 जुलाई। एपीहीलियन, पेरीहीलियन, अपसौर, उपसौर, 4 जुलाई, 3 जनवरी, ये इनकी दूरी होती है। और इसको देखिए, हम जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है काय काय में नापते हैं। एक नापते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है ना। फिर नापते हैं खगोलीय दूरी, ठीक है ना। और नापते हैं काय में पारसेक। इनमें हम दूरियों को नापते हैं, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी, पारसेक। अब आप जानते हैं इसका मान कितना होता है, 9.6 × 10⁻12 किलोमीटर। ये कितना हो जाता है, अभी आपने देखा 14.26 करोड़ किलोमीटर। और ये हो जाता है क्या, 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है ना। सबसे बड़ा यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने का, पारसेक। तो प्रकाश वर्ष जो होता है 9.6 × 10⁻12 होता है किलोमीटर। खगोलीय दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 14.26 करोड़ किलोमीटर। और ये होती है कितनी, 3.26 प्रकाश वर्ष। मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये 3 यूनिट है, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी। अंतरिक्ष से, स्पेस से किसी ग्रह को नापने की ये दूरियां होती हैं, ठीक है ना। खगोलीय दूरी पहले, फिर प्रकाश वर्ष आता है, फिर पारसेक आता है। इस तरीके से हम इन्हें नापते हैं। मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा आपको। इसी हिसाब से ये पृथ्वी गतियां होती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा मैंने आपको इसमें समझाई। ये हेमिस्फीयर हमने देखे, ये हमने कर्क, मकर और भूमध्य रेखा देख ली इसमें, ठीक है ना। ये कहलाती है कौन सी, कैंसर लाइन। ये कहलाती है मकर रेखा। ये कहलाती है भूमध्य रेखा, मतलब इक्वेटर लाइन। 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है, 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, और अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। आप मुझे बताइए, 21 जून का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, यह घटना किस गोलार्ध में होगी। यह घटना होगी उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में होगी, उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ग्रीष्म संक्रांति होती है। और एक चीज और देखें, जब सूरज इस पे पहुंचता है मकर रेखा पर, जब सूरज मकर रेखा पर पहुंचता है तो अपने इधर क्या कहते हैं, मकर संक्रांति आ गई है। और जब सूरज इधर आएगा तो इधर कह देंगे कर्क संक्रांति आ गई है, ठीक है ना। इधर मकर संक्रांति, इधर कर्क संक्रांति। कर्क रेखा पर है, यहां पर मकर रेखा पर है। तो हमें क्या कहते हैं, यहां से सूरज का उत्तरायण चालू हो गया। मकर संक्रांति के दिन क्या हो जाता है, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, उस दिन सूरज उत्तरायण हो जाता है। मतलब क्या है कि जैसे ही सूरज यहां पर बना तो हमने खुशी चालू कर दी, हमने लड्डू बटने लगे हमारे इधर, क्योंकि सूरज ऊपर की ओर आने लगा। एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी देने के लिए आने लगा है। ऐसे यहाँ के लोग कर्क संक्रांति मनाते होंगे, वो भी लड्डू बांटते ही होंगे। उस दिन क्या होता है, सूरज दक्षिणायन होना चालू कर दिया। मतलब 21 जून है आज से सूरज दक्षिणायन होने लगा। मतलब क्या होगा, दिन छोटे होने लगेंगे, रातें बड़ी होने लगेंगी, और सूरज इधर नीचे की ओर जाने लगेगा। ये इसका मतलब होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, उत्तरी गोलार्ध 21 जून क्या मनाया जाता है इस दिन, इंटरनेशनल योगा डे। इसकी थीम आप बताना, मैंने कल बताई थी आपको कि इसकी थीम क्या है, ठीक है ना। और 21 जून को आपने देखा होगा राष्ट्रीय ओलंपियाड, राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया, आयोजन कहाँ किया गया। तो मैंने बताया था कल ही आपको, जबलपुर में। जबलपुर में कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय ओलंपियाड जो है वो नेशनल कैपिटल दिल्ली से बाहर मनाया गया है। और कहाँ मनाया गया, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में मनाया गया। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अच्छा एक चीज और देखना, इधर इधर बता देते हैं। योगा दिवस मना रहे हैं हम, योग दिवस। इस योग दिवस के जनक कौन है, आप सब जानते ही होंगे। योग दिवस के जो फाउंडर है वो कौन है, महर्षि पतंजलि।
महर्षि पतंजलि, ठीक है ना। ये इनके कौन है फाउंडर, जे पतंजलि नहीं, इनका नाम रामदेव है, नहीं तुम इन्हें समझ जाओ। और दूसरा आधुनिक, आधुनिक योग के जनक, आधुनिक योग के जनक कौन है बताइए, क्या रामदेव बाबा हैं कि कोई और है? तो बताइए कौन है आधुनिक योग के जनक। तो आधुनिक योग के जनक जो हैं तिसमलाई कृष्णाचार्य, तिसमलाई कृष्णाचार्य आधुनिक योग के जनक हैं। और योग की शुरुआत किसने करी जो इस पृथ्वी पर? महर्षि पतंजलि ने। ये योग के बारे में हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां बनाया जा रहा है? रामायण मंदिर कहां बनाया जा रहा है बताइए? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कहां बनाया जा रहा है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है बिहार में। अच्छा, बिहार में कहां बनाया जा रहा है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले के, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नामक स्थान पर। और ये जो केसरिया नामक स्थान देख रहे हैं आप, इसे काय के रूप में विकसित किया जाएगा? जानकी नगर के रूप में, जानकी नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है ना। और एक और चीज का ध्यान रखना, बिहार में ही सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई जा रही है, बिहार में सीतागढ़ी में है। और देखना इसमें, इसी जो रामायण मंदिर है या जो केसरी नामक या चंपारण जिला या ये जो रामायण मंदिर है, इसी में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। ये शिवलिंग जो होगा ये 33 फीट ऊंचा होगा। ठीक है ना। अभी आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग या भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है, भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग, ऊंचा जो शिवलिंग अभी कहां पर है? भोजपुर में। भोजपुर कहां है? मध्य प्रदेश में ये है। लेकिन ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। 2025 के बाद विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग कौन सा हो जाएगा? रामायण मंदिर का, मतलब बिहार में हो जाएगा। 33 फीट ऊंचा है और 250 टन का होगा ये, 250 टन। ठीक है ना। और ये जो मंदिर बन रहा है ये 3 मंजिल मंदिर बनेगा, 3 मंजिल। ठीक है ना। 2025 तक कंप्लीट तक पूरा हो जाएगा। ये जो अयोध्या में राम मंदिर है ना, उससे भी बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है ये। ठीक है, विश्व का सबसे, तो मतलब राम मंदिर से तो बड़ा ही बनना है इसे। कहाँ बनने जा रहा है? पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया ना, इसे क्या किस रूप में विकसित किया जाएगा? जानकी नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार में ही सीता जी की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। विश्व की सबसे ऊंची सीता जी की प्रतिमा बिहार में लगेगी। अच्छा, चंपारण के नाम से कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। चंपारण में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था 1917 में। 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में, भारत में। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? किसान विद्रोह भी कहलाता है ये। इसमें क्या हुआ था? किसानों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों का, और इसके द्वारा क्या हुआ था? इस सत्याग्रह के द्वारा क्या परिणाम निकल के आए थे? 3 कठिया
कृषि या प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों के विरोध में हुआ था, फिर अंग्रेजों ने 3 गठिया जो प्रथा थी या कृषि थी उसे समाप्त कर दिया। इस 3 गठिया में क्या होता था, जो जमीन का 3 हिस्सा होता उसमें नील की खेती की जाती थी, तो नील की खेती को समाप्त कर दिया गया था, ये प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, किसने नेतृत्व किया था इसका? गांधी जी ने किया था। गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह कहलाता है कहाँ? चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। क्लियर है ना? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये ध्यान रखना, अभी विश्व का या भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहां पर है? भोजपुर, मध्य प्रदेश, राजा भोज की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जनरल किसे बनाया? नया डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको बनाया गया है बताइए? महेश कुमार जैन, स्वामीनाथन जानकीरमन, टीडी देशमुख, अरुंधति भट्टाचार्य, किसको बनाया गया है बताइए? तो देखिए इसका आंसर, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है? तो आरबीआई में पहले डिप्टी कितने होते हैं? आरबीआई में डिप्टी गवर्नर, तो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर होते हैं 4। ठीक है ना? कौन कौन है इनके नाम देखते हैं अभी। पर अभी बनाया किसको गया है? अभी बनाया गया है स्वामीनाथन जानकीरमन को। देखो ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये किसी की जगह पे तो बने ही होंगे, तो ये पूछ सकते हैं स्वामीनाथन जानकीरमन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसके स्थान पर बनाया गया है? ठीक है ना? तो ये बने हैं किसके स्थान पर? एम के जैन। एम के जैन मतलब जे, महेश कुमार जैन के स्थान पर स्वामीनाथन जानकीरमन को बनाया गया है। कौन कौन है देखिए, एक तो जे बन गए, स्वामी नाथन जानकीरमन। अच्छा जी अभी कौन है? ये अभी एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी के पद पर है। ठीक है ना? और इन्हें 3 साल के लिए बनाया जाएगा, 3 साल के लिए, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना? ये जून में रिटायर हो रहे हैं महेश कुमार जैन, उनके स्थान पर स्वामीनाथन जानकीरमन बनेंगे, 3 साल के लिए बनेंगे। अभी कहाँ में कार्यरत है? एसबीआई में एमडी के पद पर कार्यरत हैं, तो इसका ध्यान रखना। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनका नाम क्या? देखो, एक तो हो गए स्वामीनाथन जानकीरमन, एक हो गए कौन? टी रवि शंकर, एक हो गए राजेश्वर 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 राव। ठीक हो गए? एक हो गए कौन? माइकल माइकल टी पात्रा। ये 4 हो गए। ठीक है ना? तो ये 4 अभी डिप्टी गवर्नर है, और गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास। अच्छा एक चीज और इसी के साथ बता देता हूं, इसमें क्वेश्चन देखना, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? सेंट्रल बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? ध्यान रखना 21 सदस्य होते हैं। कितने? 21। अब 21 कहां से आते हैं? तो एक तो हो गया गवर्नर, एक हो गया कौन? गवर्नर शक्तिकांत दास। 4 कौन हो गए? डिप्टी गवर्नर हो गए। 2 व्यक्ति कहां से आएंगे? 2 व्यक्ति आएंगे क्या? फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वित्त मंत्रालय से नियुक्त होते हैं इसमें। ये वित्त मंत्रालय से हो गए। 10 व्यक्ति कहां से आते हैं? 10 व्यक्ति आते हैं सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त, सरकार द्वारा नामांकित होते हैं, भारत सरकार द्वारा नामांकित होते हैं। कितने? 10।
तो कितने हो गए? 10 2 12 और 16 17। अब कितने बच गए? कितने हो गए देखिए, 4 5 6 7 17 हो गए। 17 में अब कितने बचे हैं? 4। 4 होते हैं लोकल वोट से। लोकल वोट जो रहता है उसके सदस्य रहते हैं। तो हो गए कितने? 21 सदस्य। इनमें ये 4 डिप्टी गवर्नर जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। ये मैंने 21 के आपको नाम बता दिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये आपको ये पता ही होगा, चलो इसका आंसर बताइए। इसके जो गवर्नर हैं, ये जो गवर्नर है क्या नाम है इनका? शक्तिकांत दास। इन्हें अभी किसी देश ने सम्मानित किया है, पिछली क्लास में बताया था। सम्मानित किया किस देश के ने इन्हें सम्मानित किया वो बताना है आपको। किस देश ने शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, इन्हें किसने सम्मानित किया ये आपको बताना है। तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने जून 2023 में नीति आयोग के साथ सतत विकास सहयोग ढांचे, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राष्ट्र ने, विश्व बैंक ने, IMF ने, ADB ने, किसने किए हैं बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। नीति आयोग ने किसके साथ सतत विकास के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? देखना इधर। तो भारत सरकार, नीति आयोग है तो भारत सरकार है, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है देखिए। इन दोनों ने क्या किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-27 पर साइन किए हैं। ये है पूरा का पूरा, क्लियर है ना। GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UN यूनाइटेड नेशन, S सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-27। हिंदी में कहे तो भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 23-27, ये हिंदी में नाम हो गया इसका। इस पर एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत सरकार की तरफ से। कौन? नीति आयोग। क्लियर है ना। अच्छा इसे देखो, इसके 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ? 4 पिलर हैं इसके। 4 स्तंभ, 4 पिलर। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है लोग, इन पे ध्यान देना। दूसरा है समृद्धि। तीसरा है ग्रह, ये वाला ग्रह पृथ्वी ग्रह। और चौथा है भागीदारी। भागीदारी, ये इसके 4 स्तंभ हैं, ठीक है। इनको सामने रखकर इस पे साइन किए गए हैं। मतलब क्या है इसका देखिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, इनमें भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके तो संयुक्त राष्ट्र उसका सहयोग करेगा इसमें, ठीक है ना। इनको भारत प्राप्त कर सके लोगों की समृद्धि के लिए, लोगों की भागीदारी के लिए, और इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए उसके बारे में जो भारत काम करेगा उसमें सहयोग करेगा। कौन? संयुक्त राष्ट्र। अच्छा इसमें और देखना, इंपॉर्टेंट देखना। SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है वैश्विक लक्ष्य, ग्लोबल गोल, वैश्विक लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने SDG को कब अपनाया? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने
2015 में अपनाया। और क्या कहा कि हम ये गोल एसडीजी को 2030 तक प्राप्त कर लेंगे या हासिल कर लेंगे इसलिए इसका एक नाम और पड़ गया, क्या? एजेंडा 2030। एजेंडा 2030 के द्वारा 2023-27 साइन हुआ भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में। क्लियर है ना? तो सतत विकास लक्ष्य में क्या क्या है देखिए, गरीबी समाप्त करना, दूसरा गृह रक्षा, तीसरा 2030 तक सभी को शांति एवं समृद्धि स्थापित करना। ये इसके लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है ना? तो एसडीजी को जो 2023-27 है किसके थ्रू साइन किया गया? एजेंडा 2030 के तहत भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में साइन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र इसे कब अपनाया था? 2015 में एसडीजी को अपनाया था। कब खत्म करने की बात कही? 30 तक, इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ गया? एजेंडा 2030। क्लियर है? इसके तहत भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में, संयुक्त राष्ट्र के बीच में साइन किया गया 23-27 के लिए, 2023 से 27 तक के लिए साइन हुआ है एसडीजी एग्रीमेंट। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखना, छपने वाला। लाल एवं लालियों 4 करोड़ बार इस पर इंपॉर्टेंट डाल लो। नेक्स्ट, और इसके बारे में पॉइंट ध्यान में रखना। ये पेपर में इस तरीके से जीओआई यूएन एसडीसीएफ 2023-27 किन के बीच में साइन हुआ? तो भारत सरकार और नीति आयोग। अच्छा, इसी के साथ इसका आंसर एक और दे दो। मुझे लगता है मैंने 1 करोड़ बार आपको ये बता दिया है कि नीति आयोग कब बना था। तो आप बता दीजिए कब बना था, कब बना, दीजिए तुरंत आंसर जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के विश्वविद्यालय में चांसलर मतलब कुलपति के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे? अब जानते हैं हर जगह कॉलेज जो रहती है, यूनिवर्सिटी जो होती है, उसमें जो कुलपति होते हैं उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। पर ये कौन सा राज्य है यहाँ पे राज्यपाल नहीं अब मुख्यमंत्री होंगे? बताइए भाई, आंसर क्या हुआ है? क्या वो हरियाणा है, क्या भाई मध्य प्रदेश है, क्या भाई पंजाब है, कि भाई उत्तर प्रदेश है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर है पंजाब। अब क्या हुआ है पंजाब में वो देखें आप। ये पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 पास हुआ है। ठीक है ना? इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत ये हुआ कि राज्यपाल के स्थान पर कौन होगा? सीएम कुलपति होगा। राज्यपाल की जगह सीएम क्या होगा? कुलपति होगा। इसको ध्यान में रखना है आपको। तो कहाँ हुआ है? पंजाब में। पंजाब विधानसभा ने ये पास किया है। अच्छा, पंजाब के सीएम कौन है? भगवत मान। गवर्नर कौन है? अच्छा, इनका गवर्नर जो उनने विरोध किया था, ठीक है ना, इस कारण से इन्होंने क्या करवा लिया? विधेयक करवा लिया। ठीक है ना? और सर्वसम्मति से उसका पास करवाया। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और। यहां मुख्यमंत्री चांसलर हो जाएंगे, कुलपति हो जाएंगे। आप मुझे बताइए एक और राज्य कौन सा है
वहाँ पर भी राज्यपाल की जगह पर मुख्यमंत्री चांसलर होता है। कौन सा राज्य है? मैं ही बता देता हूँ उसका आंसर। वह आंसर क्या होगा जिसमें मतलब ये कह सकते हैं वो भारत का पहला राज्य हो जाएगा, ये भारत का दूसरा राज्य हो गया। तो वह पहला राज्य कौन सा है जहाँ राज्यपाल की जगह पे मुख्यमंत्री चांसलर है? तो वो आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी ये सेम राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होते हैं। कौन? चांसलर। क्लियर है ना? अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में देखो हम अलग हैं सबसे। मध्य प्रदेश में जो कुलपति होता है, कुलपति चांसलर, इसको क्या कहते हैं? कुलपति को क्या कहते हैं? कुलपति को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में कुलपति को कुलगुरु कहा जाता है। कुलगुरु कहा जाता है और सब जगह कुलपति कहा जाता है, चांसलर कहा जाता है। हमारे इधर क्या कहा जाता है? कुलगुरु। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना गरीबों के लिए सपनों का आवास शुरू किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। किसने ये योजना चालू किया? गृह ज्योति योजना। बताइए कि क्या आंसर होगा इसका? देखिए इसका आंसर क्या होगा। गृह ज्योति योजना में क्या होगा? देखिए इसमें अगले 5 वर्षों में 4.5 लाख लोगों को आवास प्रदान करना। आवास प्रदान करना, ठीक है ना? नेक्स्ट 5 ईयर में 4.5 लाख लोगों को आवास प्रदान करना। इसके तहत इनको क्या दिया जाएगा? 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे आवास बनाने के लिए। मुझे लगता है ये भी क्लियर होगा। ये योजना किसने चालू की है? ये हमसे क्वेश्चन है। तो ये चालू की है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। अच्छा, इसी से मिलती जुलती हमने एक योजना वो देखी थी, गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना भी इसी की तरह योजना है। यहाँ भी महिलाओं को आवास बनाने के लिए ऋण दिया जाएगा। इसमें दिया जाएगा 3 लाख। 3 लाख रुपए दिए जाएंगे आवास बनाने के लिए। ये कहां पर चालू की गई थी? ये तेलंगाना में, ठीक है ना? और ये कर्नाटक में अभी चुनाव हुए हैं। तो यहाँ के सीएम कौन बने हैं? सिद्धरामैया। और इसके गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। अभी कर्नाटक ने एक और योजना चालू है, शक्ति कार्ड। शक्ति कार्ड चालू किया है। महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति कार्ड योजना चालू की है। इसको भी ध्यान में रखना है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार ने चालू किया। महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये आंसर शक्ति स्मार्ट कार्ड या शक्ति कार्ड योजना जो भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे लखपति प्रश्न है, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और लखपति बनिए। क्या क्या आंसर होंगे इसके बताइए। तो पहला लखपति प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या? किस राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है क्या? तेलंगाना। कौन सा गाना चल रहा है? ये तेलंगाना। नेक्स्ट, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? किस राज्य सरकार ने जलमितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्लियर है ना? ये छत्तीसगढ़, ये इसके आंसर हो जाएगा। तो 3 लखपति प्रश्न हो गए, 3 लाख रुपए मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लखपति प्रश्न नेक्स्ट है। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल योजना शुरू की है? बताइए क्या आंसर होगा।
तो देखिए किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, तो इसका आंसर है झारखंड ने, झारखंड। क्लियर है। किस राज्य सरकार ने युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल योजना शुरू की है, तो इसका आंसर है गोवा। 2 लाख क्वेश्चन ये हो गए, पिछले में करे 3 लाख, जो हो गए 2 लाख क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? देखिए समिट का नाम कितना अच्छा, G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना। G20 तो आपने 1 करोड़ बार सुन ही लिया होगा, कम से कम 1 से 2 करोड़ बार यही चर्चा चल रही है भारत में तो इसकी। अब ये बताए श्रम सगाई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। बताइए कहाँ आंसर होगा इसका, कहाँ लगेगा आंसर बताएं। तो देखिए इसका हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर है बिहार। बिहार ये मेजबानी करने वाला है G20, पर ये G20 का कौन सा करना है? श्रम, ठीक है ना। गोवा में आप जानते हैं यहां भी G20, यहां पर्यटन समूह की हुई, पर्यटन समूह की अंतिम बैठक हुई यहां पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कहां पर? खजुराहो में G20 के संस्कृति समूह की बैठक हुई। अब 20 से एक और ध्यान लगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में, भोपाल में विज्ञान 20, विज्ञान 20 की बैठक हुई यहां पर। क्लियर है ना। अच्छा गोवा में एक बैठक और हुई थी, SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की समिट या बैठक हुई थी यहां पर, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में कौन अमेरिकी इतिहास में पहली महिला मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी? हाल ही में कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इतिहास में पहली बार हो रहा है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो मुख्तार अरशद खान, शाइस्ता खान, नुसरत चौधरी, नवदीस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है, इनका आंसर आता है नुसरत चौधरी। क्या नाम है? नुसरत चौधरी। ये क्या है? पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और मुस्लिम महिला संघीय जज, ठीक है ना, ये बनी है कौन? नुसरत चौधरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नुसरत चौधरी कहाँ की बनी है? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्किन बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? स्किन बैंक, SKIN, स्किन बैंक कितने हैं भारत में? बताइए। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी भारत में एक और नया स्किन बैंक खुला है, तो उनकी मिलकर संख्या अब कितनी हो गई है बताइए। और ये इंपॉर्टेंट डाल लेना, 9 लाख बार इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्किन बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं पूरे बैंकों को बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर कितने बैंक हैं। देखिए महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में। अब महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 7 बैंक हैं। तमिलनाडु में कितने हैं? 4 हैं। कर्नाटक में कितने हैं? 3 हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 1 है। उड़ीसा में कितना है? 1 है। ठीक है ना। तो कितने हो गए? 7 4 11, 3 14 15 16 हुए हैं। अब जो 17वें नंबर का जो खुला है बैंक, वो क्वेश्चन है, वो अभी हाल ही में खुला है। तो वो कहाँ पर खुला है? तो वो खुला है दिल्ली में। दिल्ली में कितनी हो गई संख्या? दिल्ली में 1 हो गई।
और दिल्ली में भी कहाँ खुला है? सफदरगंज, ठीक है ना। कौन सा? स्किन। यहाँ क्या की जाती है? स्किन डोनेट की जाती है। मृत व्यक्तियों की जो स्किन होती है उसे निकाल ली जाती है और स्टोर कर दिया जाता है। अब कब तक स्टोर रहती है? तो देखना आप ध्यान से, स्किन जो रहती है ना, स्किन को 3 से 4 साल के लिए स्टोर किया जा सकता है, के लिए स्टोर किया जा सकता है। और किडनी वगैरह है, इनको तो देखिए ट्रांसमिट तुरंत किया जाता है, इनकी ज़्यादा समय तक नहीं रखा जाता है, तुरंत इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, सॉरी बदला जाता है। बाकी स्किन को 3 से 4 साल के लिए क्या किया जाता है? स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मृत व्यक्ति है उनकी स्किन, अब जैसे जो व्यक्ति जल गए हैं उनके लिए स्किन चढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में कितने हैं? 7, तमिलनाडु में 4, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश में 1। ये आप बताना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ठीक है ना। उड़ीसा में 1 और दिल्ली में 1, तो हो गई संख्या कितनी? 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आज की करंट अफेयर्स अपनी यहीं समाप्त होती है। आप देख रहे होंगे कितने बेहतरीन क्वेश्चन रहे हमारे, कुछ स्टैटिस्टिक्स वाले भी देखे हमने, कुछ का रिवीजन भी किया हमने। तो आज की करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है ना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए।